दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है यूपी बोर्ड सॉल्यूशन क्लास 12 साहित्यिक हिंदी का निबंध। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है मानव जीवन में वनों की उपयोगिता। दोस्तों आज के वीडियो में हमें इस टॉपिक पर निबंध लिखना है कि मानव जीवन में वनों का क्या उपयोग है। तो देखिए इसके प्रमुख विचार बिंदु क्या क्या हैं इस निबंध के। तो देखिए पहला हेडिंग हमारा होगा प्रस्तावना, दूसरा हेडिंग होगा वनों का प्रत्यक्ष योगदान। और इसके अंतर्गत क्या क्या हेडिंग हमारा होगा, मनोरंजन का साधन, लकड़ी की प्राप्ति, विभिन्न उद्योग के लिए कच्चे माल की पूर्ति, प्रचुर फलों की प्राप्ति, जीवन उपयोगी जड़ी बूटियां, वन्य पशु पक्षियों को संरक्षण, बहुमूल्य वस्तुओं की प्राप्ति, आध्यात्मिक लाभ। अब देखिए अगला हेडिंग, तीसरा हेडिंग हमारा क्या होगा, वनों का अप्रत्यक्ष योगदान। इसके अंतर्गत हमारा हेडिंग होगा वर्षा, पर्यावरण संतुलन, जलवायु पर नियंत्रण, जल के स्तर में वृद्धि, भूमि कटाव पर रोक, रेगिस्तान के प्रसार पर रोक, बाढ़ नियंत्रण में सहायक। उसके बाद हमारा हेडिंग होगा देखिए क्या, भारतीय वन संपदा के लिए उत्पन्न समस्याएं, फिर है वनों के विकास के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयास, और लास्ट हेडिंग होगा हमारा उपसंहार। तो इसी हेडिंग पर हम मानव जीवन में वनों की उपयोगिता पर निबंध को पूरा करेंगे। अगर आपको छोटे क्लास में लिखना है निबंध तो आप इसका 2-3 पॉइंट ही लिख सकते हैं। तो देखिए निबंध को शुरू करते हैं। देखिए पहला हेडिंग हमारा है प्रस्तावना। देखिए इसके अंतर्गत हमें क्या लिखना होगा, वन मानव जीवन के लिए बहुत उपयोगी है किंतु सामान्य व्यक्ति इसके महत्व को नहीं समझ पा रहा है। जो व्यक्ति वनों में रहते हैं या जिनकी जीविका वनों पर आश्रित है वह तो वनों के महत्व को समझते हैं, लेकिन जो लोग वनों में नहीं रह रहे हैं वह तो इन्हें प्राकृतिक शोभा का साधन ही मानते हैं। पर वनों का मनुष्य के जीवन में से कितना गहरा संबंध है, इसके लिए विभिन्न क्षेत्रों में उसका योगदान क्रमिक रूप से द्रष्टव्य है। देखिए अगला हेडिंग हमारा क्या है, वनों का प्रत्यक्ष योगदान। इसके अंतर्गत हेडिंग हमारा है पहला हेडिंग मनोरंजन के साधन, यानी वनों से मनोरंजन, जो वनों का प्रत्यक्ष योगदान है इसमें देखिए क्या है, मनोरंजन का साधन, मतलब मनोरंजन के साधन में वनों का क्या योगदान है। तो देखिए वन मानव को सैर सपाटे के लिए रमणीक क्षेत्र प्रस्तुत करते हैं, यानी वन जो है मनुष्य को घूमने टहलने के लिए सुंदर क्षेत्र प्रस्तुत करते हैं, सुंदर क्षेत्र दिखाते हैं। वन वृक्षों के अभाव में पर्यावरण शुष्क हो जाता है और सौंदर्य नष्ट हो जाता है। अगर वृक्ष नहीं रहेगा, पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो वहां का पर्यावरण शुष्क हो जाएगा और सौंदर्य वहां का नष्ट हो जाएगा। वृक्ष स्वयं सौंदर्य की सृष्टि करते हैं। ग्रीष्म काल में बहुत बड़ी संख्या में लोग पर्वतीय क्षेत्रों की यात्रा करके इस प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हैं। अगला हेडिंग है लकड़ी प्राप्ति, लकड़ी की प्राप्ति। तो देखिए वनों से हम अनेक प्रकार की बहुमूल्य लकड़ियां प्राप्त करते हैं। ये लकड़ियां हमारे अनेक प्रयोगों में आती हैं। इन्हें ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ये लकड़ियां व्यापारिक दृष्टिकोण से भी बहुत उपयोगी होती हैं, जिनमें साल, सागौन, देवदार, चीड़, शीशम, चंदन, आबनूस आदि की लकड़ियां मुख्य हैं। इनका प्रयोग फर्नीचर, इमारती सामान, माचिस, रेल के डिब्बे, स्लीपर, जहाज आदि बनाने के लिए किया जाता है। देखिए अगला हेडिंग है विभिन्न उद्योग के लिए कच्चे माल की पूर्ति। तो देखिए वनों से लकड़ी के अतिरिक्त अनेक उपयोगी सहायक वस्तुओं की प्राप्ति होती है, जिनका अनेक उद्योगों में कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। इसमें गोंद, शहद, जड़ी बूटियां, कत्था, लाल चमड़ा, बांस, बेंत, जानवर के सींग आदि मुख्य हैं। इनका कागज उद्योग, चमड़ा उद्योग, फर्नीचर उद्योग, दिया सलाई उद्योग, डिम्पर उद्योग, औषधि उद्योग आदि में कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। देखिए कागज में बनाने के लिए तो पेड़ पौधों का यूज होता है, चमड़ा बनाने के लिए तो इनकी लकड़ियां यूज होती हैं, फर्नीचर बनाने के लिए, दिया सलाई बनाने के लिए, डिम्पर उद्योग में और औषधि मतलब जड़ी बूटियों से दवाएं भी बनाई जाती हैं। अब देखिए अगला हेडिंग हमारा प्रचुर फलों की प्राप्ति। तो देखिए वन प्रचुर मात्रा में फलों को प्रस्तुत करके मानव का पोषण करते हैं। ये फल अनेक बहुमूल्य खनिज लवणों पर और विटामिन का स्रोत होते हैं। जो फल होते हैं हमारे लिए बहुत लाभदायक होते हैं। अगला हेडिंग देखिए क्या है, जीवन उपयोगी जड़ी बूटियां। देखिए वन अनेक जीवन उपयोगी जड़ी बूटियों के भंडार हैं। वनों में ऐसी अनेक वनस्पतियां पाई जाती हैं जिनसे अनेक असाध्य रोगों का निदान संभव हो सका है। विजय सार की लकड़ी मधुमेह की अचूक औषध है। लगभग सभी आयुर्वेदिक औषधियां वृक्षों से ही विविध तत्वों को एकमात्र
एकत्र कर बनाई जाती हैं। अब देखिए अगला हेडिंग है वन्य पशु पक्षियों को संरक्षण। वन्य पशु पक्षियों की सौंदर्य की दृष्टि से अपनी उपयोगिता है। वन अनेक वन्य पशु पक्षियों को संरक्षण प्रदान करते हैं। वह हिरन, नीलगाय, गीदड़, रीछ, शेर, चीता, हाथी आदि वन्य पशुओं की क्रीड़ा स्थली हैं, मतलब खेलने का स्थान है। ये पशु वनों में स्वतंत्र विचरण करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं और संरक्षण पाते हैं। गाय, भैंस, बकरी, पेड़ आदि पालतू पशुओं के लिए भी वन विशाल चारगाह प्रदान करते हैं। जो वन होते हैं भेड़, बकरी आदि के लिए, जो पालतू पशु होते हैं उनके लिए चारगाह मतलब जहाँ पे वो चारा खाते हैं, प्रदान करते हैं। अब देखिए अगला हेडिंग है बहुमूल्य वस्तुओं की प्राप्ति। वनों से हमें अनेक बहुमूल्य वस्तुएं प्राप्त होती हैं। हाथी दांत मतलब हाथी का दांत, मृग कस्तूरी, कस्तूरी मृग, मृग छाल, मृग का छाल, शेर की खाल, गैंडे की सींग आदि बहुमूल्य वस्तुएं वनों का ही देन है। वनों से प्राप्त वनस्पतियां तो सोना चांदी भी निकाले जाते हैं। तेलियाकंद नामक वनस्पति से प्रचुर मात्रा में स्वर्ण प्राप्त होता है। अब देखिए अगला हेडिंग है आध्यात्मिक लाभ। भौतिक जीवन के अतिरिक्त मानसिक एवं आध्यात्मिक पक्ष में भी वनों का महत्व कुछ कम नहीं है। सांसारिक जीवन से क्लांत मनुष्य आज यदि वनों में कुछ समय निवास करे तो उन्हें संतोष तथा मानसिक शांति प्राप्त होती है। इसलिए हमारी प्राचीन संस्कृति में ऋषि मुनि वनों में ही निवास करते थे। इस प्रकार हम वनों का प्रत्यक्ष योगदान देखने को मिलता है। आगे देखिए जिनसे सरकार को राजस्व और वनों के ठेकों के रूप में करोड़ों रुपए की आय होती है। साथ ही सरकार चंदन के तेल, उसकी लकड़ी से बनी कलात्मक वस्तुएं, हाथी दांत की बनी वस्तुएं, फर्नीचर, लाख तारपीन के तेल आदि के निर्यात से प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए की बहुमूल्य विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। अब देखिए अगला हेडिंग है वनों का अप्रत्यक्ष योगदान। तो देखिए नंबर 1 है वर्षा। वनों से वर्षा किस प्रकार से होती है। तो देखिए भारत एक कृषि प्रधान देश है। सिंचाई के अपर्याप्त साधनों के कारण अधिकांश मानसूनी पर ही निर्भर रहते हैं। कहीं कहीं पर सिंचाई का साधन नहीं है तो लोग मौसम पर ही निर्भर रहते हैं, बारिश होगी तो फसल होगा। कृषि की मानसून पर निर्भरता की दृष्टि से वनों का बहुत महत्व है। वन वर्षा में सहायता करते हैं, इन्हें वर्षा का संचालक कहा जाता है। इस प्रकार वनों से वर्षा होती है और वर्षा से वन बढ़ते हैं। देखिए अगला हेडिंग है पर्यावरण संतुलन शुद्धिकरण। तो देखिए वन वृक्ष वातावरण से दूषित वायु यानी कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके अपना भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन छोड़कर पर्यावरण को शुद्ध बनाए रखने में सहायक होते हैं। इस प्रकार वन पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने में सहायक होते हैं। अगला हेडिंग है जलवायु पर नियंत्रण। वनों से वातावरण का तापक्रम, नमी और वायु प्रवाह नियंत्रित होती है, जिससे जलवायु में संतुलन बना रहता है। वन जलवायु की भीषण उष्णता को सामान्य बनाए रखते हैं। ये आंधी तूफानों से हमारी रक्षा करते हैं। ये सारे देश की जलवायु को प्रभावित करते हैं तथा गर्म व तेज हवाओं को रोककर देश की जलवायु को समशीतोष्ण बनाए रखते हैं। अब देखिए अगला हेडिंग है जल के स्तर में वृद्धि। वन वृक्षों की जड़ों के द्वारा वर्षा के जल को सोखकर भूमि के नीचे जल स्तर को बढ़ाते रहते हैं। इससे दूर दूर तक के क्षेत्र हरे भरे रहते हैं। साथ ही कुआं आदि में जल का स्तर घटते नहीं पाता। पहाड़ों पर बहते चश्मे वनों की पर्याप्तता के परिणाम हैं। वनों से नदियों के सतह प्रवाहित होते रहने में भी सहायता मिलती है। वनों से क्या होता है, नदियों की सतह जो सतत प्रवाहित होती है, नदियां बहती रहती है, इसमें भी सहायता होती है। अब देखिए अगला हेडिंग है भूमि कटाव पर रोक। वनों के कारण वर्षा का जल मंद गति से प्रवाहित होता है, अतः भूमि का कटाव कम होता है। वर्षा के अतिरिक्त जल को वन सोख लेता है और नदियों में प्रवाह को नियंत्रण करके भूमि के कटाव को रोकता है, जिसके फलस्वरूप भूमि उबड़ खाबड़ नहीं हो पाती तथा मिट्टी की उर्वरता शक्ति बनी रहती है। क्योंकि जो वन का जड़ होता है मिट्टी को कस के पकड़ा रहता है, उसी में लगा रहता है, जिससे जो जल होता है उसको मिट्टी को नहीं बहाता है, काटता नहीं है। अगला हेडिंग है रेगिस्तान के प्रसार पर रोक। वन तेज आंधियों को रोकते हैं तथा वर्षा को आकर्षित भी करते हैं, जिससे मिट्टी के कण उनकी जड़ों में बंध जाते हैं। इससे रेगिस्तान का प्रसार नहीं हो पाता। तो देखिए अगला हेडिंग है बाढ़ नियंत्रण में सहायक। तो देखिए वृक्ष की जड़ वर्षा के अतिरिक्त जल को सोख लेती है,
जिसके कारण नदियों का जल प्रवाह नियंत्रण रहता है। इससे बाढ़ की स्थिति में बचाव होता है। वनों का वनों को हरा सोना इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन जैसा मूल्यवान हितैषी शोभा कारक मनुष्य के लिए कोई और नहीं है। आज की संतप्त मनुष्य वृक्ष के नीचे पहुंचकर राहत का अनुभव करता है। सात्विक भावनाओं के ये संदेशवाहक प्रकृति का सर्वाधिक प्रेमपूर्ण उपहार स्वार्थी मनुष्य ने इनसे निरंतर दुर्व्यवहार किया है, जिसको प्रतिफल भयंकर उष्णता, श्वास संबंधी रोग, हिंसात्मक वृत्तियों का विस्फोट आदि। अगर हम वनों को लगातार काटेंगे तो हमारे लिए ये सब समस्याएं उत्पन्न होंगी। अब देखिए अगला हेडिंग है भारतीय वन संपदा के लिए उत्पन्न समस्याएं। तो देखिए वनों के योगदान से स्पष्ट है कि वन हमारे जीवन में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से उपयोगी हैं। वनों में अपार संपदा पाई जाती है, किंतु जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई वनों को मनुष्य के प्रयोग के लिए काटा जाने लगा। अनेक अद्भुत और घने वन आज समाप्त हो गए हैं और हमारी वन संपदा का एक बहुत बड़ा भाग नष्ट हो गया। वन संपदा के इस संकट ने व्यक्ति और सरकार को वन संरक्षण की ओर सोचने पर विवश कर दिया है। आगे देखिए यह निश्चित है कि वनों के संरक्षण के बिना मानव जीवन दुर्भर हो जाएगा। आज हमारे देश में वनों का क्षेत्रफल केवल 22.7% ही रह गया है, जो कम से कम 1/3 होना चाहिए था। वनों के असमान वितरण, वनों के पर्याप्त दोहन, नगरीकरण से वनों का वितरण मतलब कि अलग अलग मतलब उन्हें कट जाता है, जो असमान वितरण होता है। वनों का पर्याप्त होना, दोहन मतलब लगातार उनको को काटना, नगरीकरण से वनों की समाप्ति मतलब जंगलों को काटकर लोग गांव बसा रहे हैं, जिससे नगरीकरण होता है और वनों की समाप्ति होती है। ईंधन व इमारती सामान के लिए वनों के अंधाधुंध कटाई ने भारतीय वन संपदा के लिए अनेक समस्याएं उत्पन्न कर दी हैं। अब देखिए अगला हेडिंग है वनों के विकास के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयास। सरकार ने वनों के महत्व की दृष्टिगत रखते हुए समय समय पर वनों के संरक्षण और विकास के लिए अनेक कदम उठाए हैं, जिनका संक्षिप्त विवरण अग्रवत है यानी आगे लिखा गया है। तो देखिए सन 1956 में वन महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य नारा था अधिक वृक्ष लगाओ। तभी से यह उत्सव प्रतिवर्ष 1 से 7 जुलाई तक मनाया जाता है। सन 1965 में सरकार ने केंद्रीय वन आयोग की स्थापना की, जो वनों से संबंधित आंकड़े और सूचनाएं एकत्रित करके वनों के विकास में लगी हुई संस्थानों के कार्य में तालमेल बैठाता है। वनों के विकास के लिए देहरादून में वन अनुसंधान संसाधन उस संस्थान की स्थापना की गई। वन अनुसंधान संस्थान की क्या करी संस्थान की स्थापना की गई, जिसमें वनों के संबंध में अनुसंधान किए जाते हैं और वन अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाता है, प्रशिक्षित यानी सिखाया जाता है वन की रक्षा करने के लिए। विभिन्न राज्यों में वन निगमों की रचना की गई है, जिससे वनों की अनियंत्रित कटाई को रोका जा सके। व्यक्तिगत स्तर पर भी अनेक आंदोलनों का संचालन करके समाज सेविकों द्वारा समय समय पर सरकार को वन के संरक्षण और विकास के लिए सचेत किया जा रहा है। इसमें चिपको आंदोलन प्रमुख रहा है, जिसका श्री सुंदरलाल बहुगुणा ने सफल नेतृत्व किया है। अब देखिए अगला हेडिंग हमारा उपसंहार, ये हमारा लास्ट हेडिंग होता है। तो देखिए उपसंहार लास्ट में लिखना होता है किसी निबंध में। तो देखिए क्या है, निसंदेह वन हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी हैं, इसलिए वनों का संरक्षण और संवर्धन बहुत आवश्यक है। इसके लिए जनता और सरकार का सहयोग अपेक्षित है। बड़े खेद का विषय यह है कि एक ओर सरकार वनों के संवर्धन के लिए विभिन्न आयोगों और निगमों की स्थापना कर रही है, तो दूसरी ओर वह कुछ स्वार्थों तत्वों के हाथों में खेलकर केवल धन के लाभ की आशा से अमूल्य वनों को नष्ट कराती जा रही है। आगे देखिए आज मध्य प्रदेश में केवल 18% वन रह गए हैं, जो पहले 1/3 हुआ करते थे। इसलिए आवश्यकता है कि सरकार वन संरक्षण नियमों को कड़ाई से पालन कराकर भावी प्राकृतिक विपदाओं से रक्षा करे, यानी आने वाली प्राकृतिक विपदाओं से रक्षा करे। इसके लिए सरकार के साथ साथ सामान्य जनता का सहयोग भी अपेक्षित है। इसके लिए यदि प्रत्येक व्यक्ति वर्ष में एक बार एक वृक्ष लगाने और उसका भली प्रकार से संरक्षण करने का संकल्प लेकर उसे क्रियान्वित न करे भी, तो यह राष्ट्र के लिए आगे आने वाले कुछ एक वर्षों में अमूल्य योगदान हो जाएगा, अमूल्य योगदान हो सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा मनुष्य के जीवन में वृक्ष की उपयोगिता पर निबंध। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा,
चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।